हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चलिए, सर। आज हम जो कवर करेंगे, जीआईबी में हमारे मार्केटिंग के पहले यूनिट्स हो चुकी थी। 2 यूनिट हमारी रह गई थी। उन 2 यूनिटों को हम आज यूनिट नंबर 44 कवर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 45। तो देखिए, जो यूनिट है ये आपकी, ये यूनिट है रोल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एंड डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट। तो प्राइवेट बैंकों ने जब अपना बैंकिंग शुरू किया था तो उनकी ब्रांचें कम थी। तो यूनिट नंबर 44, रोल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एंड डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट। तो मैं ये बता रहा था कि जो प्राइवेट बैंक थे उन्होंने जब अपनी मार्केटिंग शुरू करी थी तो उन्होंने अपना स्टाफ, रेगुलर स्टाफ कम रखा था, लेकिन उन्होंने एजेंट हायर किए थे। अब एजेंट में दो, एक तो सेलिंग एजेंट और एक मार्केटिंग एजेंट। एक सेलिंग एजेंट और एक मार्केटिंग एजेंट। तो इसमें इस चैप्टर में उनके एथिक्स, उनके क्या उनको कंट्रोल करता है, कैसे उनको वो करते हैं, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में उन्होंने बताई हुई है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें निकल के आती हैं जो हमारे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले आ गया डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग। तो हमने एक बात पहले सीख ली थी कि सेलिंग जो है मार्केटिंग का एक पार्ट है। सेलिंग जो है मार्केटिंग का एक पार्ट है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी लेवल सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। तो यहां पर एक बात कह रहे हैं कि वो सीधे आपको सेल कर रहे हैं, या जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, यानी कंपनी का प्रोडक्ट सीधे आपके पास आ रहा है। द कंपनी सेल्स डोर टू डोर और टू द होम सेल्स पार्टी, at home sale party. The salesperson goes to home to host who has invited friends. The salesperson demonstrate the product. सबको बुला लेते हैं, वो अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता है और वहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं डायरेक्ट। ठीक है। द मार्केटिंग सेल्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिक्रूटिंग इंडिपेंडेंट बिजनेस पीपल हु एक्ट एज डिस्ट्रीब्यूट। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके प्रोडक्ट को। द डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनसेशन इंक्लूड अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। जितना वो सेल करेंगे उसका कुछ परसेंटेज में उसको जो है कंपनसेशन मिलता है, तो दो जिसको हम कमीशन बोलते हैं। दैट द डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूट्स एज वेल एज अर्निंग ऑन द डायरेक्ट सेल्स टू द कस्टमर। These direct selling firms, now finding fewer customer at home, are developing multi distribution strategy, एमवे और टपरवेयर। तो ये बेसिकली ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करती हैं। ठीक है। अब डायरेक्ट मार्केटिंग की बात आई। It is an interactive marketing system that uses one or more media to affect a measurable response or transaction at any location. Means ये एक ऐसा, कुछ ऐसे लोगों को एंगेज करते हैं बीच में जिससे आपको रेस्पॉन्स मिलता है और या ट्रांजेक्शन होते हैं आपके पास। ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, इज शोइंग एक्सप्लोजिव। यानी कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक ना बोल के उसको हम डिजिटल बोल सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग हैज रूट्स इन डायरेक्ट मेल एंड कैटलॉग मार्केटिंग विच इंक्लूड टेली मार्केटिंग, टेलीविजन डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, होम शॉपिंग नेटवर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। ये सब जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के एग्जाम्पल्स हैं इसमें। ठीक है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग इज द यूज ऑफ कंज्यूमर डायरेक्ट चैनल, जो सीधे कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, टू रीच एंड डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर विदाउट यूजिंग मार्केटिंग मिडलमैन। तो वो क्या है कि
कंपनी अपनी मार्केटिंग डायरेक्ट कर रही है, उसके लिए किसी मिडलमैन को वो इंगेज नहीं कर रही है। दी चैनल्स इंक्लूड डायरेक्ट मेल, कैटलॉग, टेलीमार्केटिंग, इंटरैक्टिव टीवी, कियोस्क, वेबसाइट, इन सब चीज़ों को ये चैनल हैं। जब हमने लास्ट एक टॉपिक पढ़ा था कि मार्केटिंग के चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल जिनसे आपकी बात वहां तक पहुंचती, तो मार्केटिंग के भी चैनल होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के भी चैनल होते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग इज one of the fastest growing avenue for serving customer. Today, many direct marketing marketers use direct marketing to build a long-term relationship with the customer. तो वो डायरेक्ट बीच में किसी को नहीं लाते, अपने थ्रू ही सीधे मार्केटिंग करी, और इसी को हम कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग भी कहते हैं। दे सेंड बर्थडे कार्ड, इन्फॉर्मेशन मटेरियल, ये सब भेज देते हैं, तो उससे होता है। ठीक, बेनिफिट क्या होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के? डायरेक्ट मार्केटिंग के बेनिफिट: सेव्स टाइम, इंट्रोड्यूस कस्टमर टू वेरियस रेंज ऑफ, सारे उसको प्रोडक्ट बता दिए जाते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट, ईजी एंड हैसल फ्री फॉर द कस्टमर। वेरियस प्रोडक्ट आर अवेलेबल एट कस्टमर डिस्पोजिशन, मतलब उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो किस प्रोडक्ट पे वर्क करे। इट ओपन वेरियस डिलीवरी चैनल टू द कस्टमर, कई तरह से उसको, कई डिलीवरी चैनल से उसको डिलीवरी होती है सर्विसेज की। बैंक्स कैन ऑफर ए रियल टाइम कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकता है। It reduces the operation cost. It saves man hours and manpower in banks. It enables the banker to clear the needs of individual. जो भी इंडिविजुअल की नीड है, जब हम लोग मार्केटिंग पढ़ रहे थे, तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग क्या है? इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सप्लाई करना, बोथ द कॉमनर एंड द टेक्नो, चाहे आम आदमी हो चाहे टेक्नोलॉजी टेक्नो से भी हो, सबके लिए सर्विसेज, उनकी नीडों को पूरा करना। It enables the banker to use his available time for doing marketing job. It enables deployment of available manpower for other job. It relieves the banker from the mundane job of the book adjustment. ये जो उसे मतलब एक बोरिंग काम जो करता रहता है, बुक एडजस्टमेंट वाली, रिकंसिलेशन वाली, उससे रिलीव करके मार्केटिंग एक नया तरह का काम उसे देता है। ठीक है, अब बैंक के लिए डीएस और डीएम क्यों इंपॉर्टेंट है? देयर हैज बीन ए पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है बिल्कुल कहना चाहिए अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाना, बहुत ज्यादा कुछ बदल जाना। इन द वे द बैंक्स हैव बीन फंक्शनिंग ओवर द पास्ट डिकेड, फ्रॉम बीइंग ब्रांच सेंट्रिक, ब्रांच से हट करके अब आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी सेंटर पे आ गई। ठीक है, दिस हैज हेल्प द सेक्टर फ्रॉम बीइंग हाईली सप्लाई ड्रिवन टू बीइंग कस्टमर ओरिएंटेड एंड टोटली डिमांड driven by offering highly focused customer services and product। तो इसमें ये कहता है कि this has helped the sector यानी बैंकिंग सेक्टर from being highly supply driven to being customer oriented, मतलब ज्यादा सप्लाई से ज्यादा जरूरी बता रहे हैं कि कस्टमर ओरिएंटेड हो। ठीक है, और सप्लाई से ज्यादा किस पे, कौन सा ड्रिवन हो? डिमांड ड्रिवन हो, बाय ऑफरिंग हाईली फोकस्ड कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। तो इस बात को फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बोल रहे हैं कि ये जो है सप्लाई ड्रिवन ना होने की बजाय वो कह रहे हैं टोटली क्या हो जाओ, डिमांड ड्रिवन हो जाओ। चैनल्स आर नॉट ओनली डायरेक्ट बट आर अवेलेबल ऑनलाइन और एट वर्क साइट। Banks have been transformed from totally computerized environment to core banking. All the bank branches as a single branch, data being maintained and nodal point term centralized data, CDC में आपका डाटा पूरा अवेलेबल है। Bank are also forming strategic alliance with other company like insurance company, other bank and other bank for diversification in the market. Multifarious deposit product are available to the customer with various tags of his voice for convertibility, transfer, etc. Retail loan product, other loan product are swelling day.
Banks, even though they belongs to the service sector, build strong customer relationship through frequent award program एंड क्लब प्रोग्राम। तो फ्रीक्वेंट अवार्ड प्रोग्राम जिससे होता है ना कि पॉइंट्स दे रहे हैं, पॉइंट्स अवार्ड होते हैं ना, ऐसे ही क्लब प्रोग्राम। बैंक्स माइंड देयर डेटाबेस टू आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्ट्स, मींस बैंक क्या है, अपने डेटाबेस को माइनिंग करके जो प्रोस्पेक्ट कस्टमर है उनको निकाल लेता है। एंड वुड हैव द इंटरेस्ट इन द, और वो जो ऑफर है उस ऑफर में उसको इंगेज करने की कोशिश करता है। दे यूज देयर इंटरेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू अपसेल, मीन्स अगर इंटरेक्शन होगा तो आपका क्या होगा, अपसेल होगा, क्रॉस सेल होगा, और आपकी रिलेशनशिप वो होगी, डीपेन होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, देखो कैसे बनेगा कि जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो क्या क्या चीज होती है, अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। अपसेल, अपसेल का मतलब है कि कोई सेम प्रोडक्ट को बड़ा कर देना या ज्यादा दे देना। क्रॉस सेल का मतलब है कि एक प्रोडक्ट जब आप वो कर रहे थे तो कोई उसके साथ में दूसरा प्रोडक्ट दे देना। और डीपन द रिलेशनशिप, जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप डीप होती है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इज द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर, हायर कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग ट्रैफिक कंजेशन, पार्किंग हेडेक। तो यहाँ पे क्या है, जब आपका कोई कस्टमर है इन सब चीज़ों से बच जाता है। शॉर्टेज ऑफ रिटेल सेल्स हेल्प, एंड लाइन्स एट चेकआउट सेंटर ऑल इनकरेज एट होम शॉपिंग। तो सब कुछ वो घर पे ही उपलब्ध कराता है। द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, और इनसे क्या होगा, ये काम बहुत अब सिंपल हो गया। बैंकर एज ए डीएसए, डीएमए एंड हिज जॉब रोल, तीन बातें आ गई। एक तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, एक डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट, दो बातें, डीएसए डीएमए बोला जो। ब्रांच मैनेजर, ऑफिस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, द फ्रंट लाइन पीपल एंड द सब स्टाफ who offer various services. Banking offers the various non-conventional service to the customer through its various delivery channel. द जॉब ऑफ, यहाँ पर जॉब की बात आई कि डीएसए और डीएमए का जॉब क्या है, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर with all detail and create a database, create awareness among the customer, educate them about the user friendliness of the system, convince them about the security aspect as well, generate report to accommodate the need of the customer and management, improve the system to cater to the needs of customer, and watch out for optimum utilization of the available resources to reach इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। तो उसके लिए वो उसके जो उसकी नीड्स हैं कस्टमर की, उनके लिए बहुत सारे यूटिलाइजेशन करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है, ऑप्शंस अवेलेबल कराता है। उससे क्या है, उसकी रीच कस्टमर सर्विस में बढ़ती जाती है। द चैलेंजिंग टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ऑल्सो कॉल्स फॉर द रीओरिएंटेशन एंड रीट्रेनिंग टू कॉम्बैट द ग्रोइंग डिमांड। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप जिनको डीएसए या डीएमए रखेंगे तो उनके लिए क्या है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ रिगार्डिंग डीएसए और डीएमए। तो आपने देखा होगा कि आपको कोई भी बैंक का फोन आ जाता है, ठीक है, कम हेलो, हेलो, ठीक।
तो आपको अक्सर फ़ोन आते हैं और फ़ोन आप मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, फिर उसी की कंपनी के दूसरे का फ़ोन आ जाता है, फिर तीसरे का फ़ोन उसी कंपनी के, ठीक है। तो बोला टेली कॉलिंग प्रोस्पेक्ट, टेली कॉलिंग प्रोस्पेक्ट और prospective customer. A prospect is to be contacted for sourcing a bank product or bank related product only under the following circumstances. Means ये जो टेली कॉलिंग से जो हम नया कस्टमर बनाते हैं तो उसके लिए बता रहा है कि क्या करना है किस कंडीशन में, ठीक है। व्हेन प्रोस्पेक्ट हैज एक्सप्रेस, प्रोस्पेक्ट से मतलब क्या है, कस्टमर टू, या से बोलेंगे हम न्यू कस्टमर, न्यू कस्टमर बोल सकते हैं, ठीक है। व्हेन प्रोस्पेक्ट्स हैज एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू एक्वायर ए प्रोडक्ट थ्रू द बैंक्स इंटरनेट साइट, कॉल सेंटर, branch, or through the relationship manager, or has been referred by another person, prospects customer is an existing customer of the bank who has given the consent for accepting calls on the प्रोडक्ट ऑफ, तो सबसे पहली बात है कि उसको जो प्रोस्पेक्ट्स है जो नया कस्टमर बनता है तो हु हैज गिवन कंसेंट फॉर एक्सेप्टिंग कॉल्स। आपने देखा होगा कि जैसे आप आपके मोबाइल पे किसी गाड़ी का ऐड आता है तो वो आपसे नाम वगैरह लेते हैं लेकिन एक टिक लगाते हैं कि उनका बंदा आपसे बात करेगा, तो आपने कंसेंट दे दी है। तो जिसने कंसेंट दी है उन्हीं से आपको टेली कॉलिंग करनी है। व्हेन द प्रोस्पेक्ट्स नेम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस इज अवेलेबल एंड हैज बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द लिस्ट डायरेक्टरीज डेटाबेस अप्रूव्ड बाय द डीएसए मैनेजर टीम लीडर आफ्टर टेकिंग हिज हर कंसेंट। मीन्स इसने बोला जो आपका डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का जो मैनेजर है या टीम लीडर है वो जो आपको लिस्ट अवेलेबल करा रहा है उसी लिस्ट से आपको कॉल करनी है आफ्टर टेकिंग हिज और हर कंसेंट, ठीक है। टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट मस्ट नॉर्मली बी लिमिटेड बिटवीन, तो यहाँ एक टाइमिंग दे रही है कि 9:30 से 7 तक आपको कॉल करनी है, आप उससे पहले नहीं कॉल करेंगे उसके बाद नहीं कॉल करें। हाउएवर it may be ensured that prospect is contacted when only when the call is not expected to inconvenience him, और ये भी देखना है जैसे आपने देखा हो जब भी पहली कॉल आती है सबसे पहले बात पूछते हैं क्या यह सही सही समय है आपसे बात करने का, तो बेसिकली वो यहाँ पे रूल आ गया फिर, ठीक है। कॉल्स अर्लियर और लेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम मे बी प्लेस्ड, अगर वो खुद कहता है, क्या कहता है, व्हेन द प्रोस्पेक्ट हैज एक्सप्रेस टू अथराइज टू डू सो, मतलब वो कहता है जी नहीं मैं रात को 9 बजे घर पहुंचता हूँ आप मुझे 9 बजे कॉल कर लीजिए, तो इस कंडीशन में प्रोस्पेक्ट ने क्या कर दी है आपको परमिशन दे दी है, और जब परमिशन दी है तो उस कंडीशन में आप ऑड आवर्स में भी कॉल कर सकते हैं। डीएसए शुड रेस्पेक्ट अ प्रोस्पेक्ट्स प्राइवेसी, प्रोस्पेक्ट से मतलब क्या है कोई बताएगा, इतनी बार प्रोस्पेक्ट वर्ड आ गया। जो नया कस्टमर आएगा ना उसके लिए, जो जो कस्टमर बनने वाला है, ठीक है, संभावित है, ठीक। तो द प्रोस्पेक्ट्स इंटरेस्ट में नॉर्मली बी डिस्कस्ड ओनली विद द प्रोस्पेक्ट, ठीक है, एंड एनी अदर इंडिविजुअल और फैमिली मेंबर सच ए प्रोस्पेक्ट अकाउंट ऑथराइज वेंडर। तो कई बार क्या होता है आपने कॉल किया, ठीक है, और कॉल घर में किसी ने जूनियर ने उठा लिया, तो जब जूनियर कॉल उठा रहा है तो आप उसे वो बात बताने लग गए, तो इस मामले में बोलना है कि क्या करना है कि आपको जो कॉल करनी है उसी प्रोस्पेक्ट से करनी है या वो किसी को ऑथराइज कर दे कि हाँ ठीक है तुम ये बात इससे कर लो। तो पहली बात तो आई टेली कॉलिंग प्रोस्पेक्ट, दूसरी आई लीविंग मैसेजेस।
leaving messages and contacting person other than the prospect. Calls must first be placed to the prospect. In the event of person not available, a message may be left उसको कि भैया हमने कांटेक्ट करने का प्रयास किया आप नहीं मिले. The aim of the message should be to get the prospect to return the call. अब उसमें एक आपने दिया है कि आप इसमें वापस कॉल करें. To check for a convenient time for call again. Ordinary, such messages may be restricted to. क्या हो सकता है? Please leave a message that name of the officer representing इस बैंक का called and requested to call back phone. तो इसमें क्या इतना मैसेज आएगा बस. Such message may be restricted to इतना मैसेज. ठीक है. As a general rule, the message must indicate that the purpose of the call, मतलब उस मैसेज में पर्पज ऑफ द कॉल होना चाहिए. वो रिगार्डिंग सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ ए बैंक प्रोडक्ट है, उसके बारे में बिल्कुल साफ साफ क्लियर होना चाहिए उसमें. ठीक है. नो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स एंड मिस रिप्रेजेंटेशन परमिटेड. मतलब वो कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा जो उसको मिसलीड कर रही है, यानी उसको भ्रामक जानकारियां दे रही है. DSA-DMA शुड नॉट मिसलीड द प्रोस्पेक्ट ऑन एनी सर्विस प्रोडक्ट ऑफर. किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में वो कोई गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी नहीं देगा. मिसलीड द प्रोस्पेक्ट अबाउट देयर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन नेम और फाल्सली रिप्रेजेंट देमसेल्फ. तो यहाँ पर क्या है कि जब भी आप कॉल करेंगे तो प्रोस्पेक्ट्स को कभी भी उसके बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन नेम और फाल्सली रिप्रेजेंट करने के लिए वो चीज़ नहीं करेंगे. ठीक है. मेक एनी फॉल्स ऑथराइज कमिटमेंट. जैसे आपने कमिटमेंट करी है, हाँ जी अभी 6% पे हाउसिंग ले लो, 2 महीने बाद ये आपका कम हो जाएगा और हम कम करवा देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ऐसे कोई भी, ठीक है, किसी भी बैंक के भी आप पे. चलो, टेली मार्केटिंग एटिकेट्स. तो टेली मार्केटिंग एटिकेट्स में क्या है कि प्री कॉल, सबसे पहली कॉल कभी भी 9:30 से 7 के बीच में होनी चाहिए, उससे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए. नो सीरियल डायलिंग. होता ना, हम लोग, हमारा दोस्त फोन नहीं उठा रहा तो हम क्या करते हैं, उसे पता नहीं 10 बार मिस कॉल दिए जा रहा है, वो ये नहीं जानता कि भाई ये अभी वो बिजी होगा, बाद में करेगा. तो सीरियल डायलिंग से मतलब है एक बार फोन कटा, फिर मिलाया मिलाते रहे. नो कॉलिंग ऑन लिस्ट अनलेस लिस्ट इज क्लियर बाय द टीम. तो पता लगा कि टीम लीडर ने वो लिस्ट अगर अप्रूव नहीं करी है तो उन लिस्टों पे कॉल नहीं करना. ड्यूरिंग कॉल का मतलब होता है जब आप उससे बातें कर रहे हैं या उससे मिल रहे हैं. कॉल का मतलब केवल फोन नहीं होता. कॉल का मतलब मैं कह रहे हैं मैं कॉल पे गया हूँ मतलब आप उसे विजिट करने गए. आइडेंटिफाई योर सेल्फ, योर कंपनी. सबसे पहले अपना नाम परिचय दें और परमिशन लें कि क्या हम आगे बढ़ें. इफ डिनाइड परमिशन अपोलोगाइज एंड पोलाइटली डिस्कनेक्ट. ठीक है. अगर आप ये बेसिकली टेलीफोन कॉल की बात कर रहा है. ठीक है. वैसे कॉल पर वो भी होता है विजिट करने वाला, कि कहते हैं कॉल पर गया वाला. किसी कस्टमर ने जब बुलाया होता है तो उसे भी हम बोलते हैं कॉल पर गया है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर उसने मना कर दिया तो क्षमा कीजिए. स्टेट रीजन फॉर योर, अपनी कॉल कारण बताइए. ऑलवेज ऑफर टू कॉल बैक ऑन लैंडलाइन इफ कॉल इज मेड फॉर ए सेल नंबर. अगर आपने मोबाइल नंबर से वो किया हुआ है कॉल, तो उनको आप बोलेंगे कि आप लैंडलाइन नंबर पर कॉल बैक कर लीजिए. ठीक है. नेवर इंटरप्ट और आर्ग्यू. उनको बीच में नहीं रोके, बहस नहीं करें. टू द एक्सटेंट पॉसिबल टॉक इन द लैंग्वेज जो मोस्ट कंफर्टेबल है उस पर बात करें. कीप द कन्वर्सेशन लिमिटेड टू द बिजनेस मैटर. पता लगा उसके हालचाल लेने लग गए आप. चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंडीशन बाय द कस्टमर इफ प्लान्स टू बाय द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा है तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशन को आप बताएं. रिकन्फर्म नेक्स्ट कॉल और नेक्स्ट विजिट डिटेल्स. कि जैसे वो कहता है कि भाई कल सुबह करना, तो एक बार कन्फर्म कि सर कल सुबह हम आएंगे मिलने या कॉल करेंगे. प्रोवाइड योर टेलीफोन नंबर, योर सुपरवाइजर नेम, योर बैंक ऑफिसर कॉन्टेक्ट डिटेल. आज अगर वो मांगता है तो जरूर दें. और लास्ट में अपनी कॉल के बीच में
जब कॉल आपकी पूरी हुई तो लास्ट में होता है थैंक यू सो मच बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो बात आई ड्यूरिंग कॉल, दूसरी क्या आई पोस्ट कॉल, जब आपकी कॉल पूरी हुई क्या बोल रहे हैं, कस्टमर्स हु हैव एक्सप्रेस देयर लैक ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑफरिंग द शुड नॉट बी कॉल्ड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ फॉर द सेम, मतलब एक नेक्स्ट 3 मंथ तक, 3 महीने तक आपको उसी प्रोडक्ट के बारे में कॉल नहीं, 3 महीने बाद आप फिर कर सकते हैं। प्रोवाइड फीडबैक टू द बैंक्स ऑन कस्टमर हु हैव एक्सप्रेस देयर डिजायर टू बी फ्लैग नॉट टू रिसीव। तो अगर कोई कस्टमर कहता है कि भैया हमें अब कॉल नहीं करें, तो डू नॉट डिस्टर्ब के लिए आप अपने बैंक को बता दें कि ये कस्टमर अब हमसे कॉल नहीं चाह रहा। नेवर कॉल और इंटरटेन कॉल्स फ्रॉम कस्टमर रिगार्डिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी सोल्ड। तो अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया है तो उसके बारे में फिर उसे बार बार कॉल ना करें। एडवाइज देम टू कॉन्टेक्ट द कस्टमर सर्विस स्टाफ। अब यहाँ पर क्या है, नेवर कॉल और इंटरटेन कॉल दोनों बातें हैं, हाँ ना तो उसको कॉल करें ना उसकी कॉल को एक्सेप्ट करें। कौन सी वाली, फ्रॉम कस्टमर रिगार्डिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट रिगार्डिंग कॉल है जो क्या हो चुकी है, सोल्ड कर सका है। तो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो नए प्रोडक्ट को बेचने की बात कर रहे हैं। आपको पुराने प्रोडक्ट की जो कंप्लेंट है वो कहाँ, कस्टमर केयर जो नंबर होता है आप वहां बात करें। गिफ्ट और ब्राइब, तो कई बार क्या होते हैं, कोई जो डीएसए डीएमए होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कुछ गिफ्ट। मान लिया आपने उनको हाउसिंग लोन करा दिया, तो क्या करते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। एनी डीएसए डीएमए ऑफर्ड ए ब्राइब और पेमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ कस्टमर मस्ट रिपोर्ट टू द ऑफर टू हिज हायर, कि भैया उस कस्टमर ने ये दिया हमको, ठीक है। प्रिकॉशन टू बी टेकन ऑन विजिट्स और कॉन्टेक्ट्स, प्रिकॉशन टू बी टेकन ऑन विजिट्स और कॉन्टेक्ट। तो जब आप मिलने जाएं, विजिट करने जाएं, कांटेक्ट करने जाएं, तो कौन कौन सी प्रिकॉशन है। सबसे पहली बात है रेस्पेक्ट पर्सनल स्पेस, मेंटेन एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट, ठीक है। मतलब एक गैप बना कर रखें, ये कोरोना वाला नहीं, दूसरा वाला गैप। नॉट एंटर द प्रोस्पेक्ट्स रेजिडेंस ऑफिस अगेंस्ट, अगर वो मना कर रहा है तो भी नहीं, सब देख लीजिए, एक बार देख लीजिए बैंक का बड़ा अच्छा हाउसिंग लोन आया, ठीक है। नॉट विजिट इन लार्ज नंबर, नॉट मोर देन 1 DMA 1 सुपरवाइजर इफ रिक्वायर्ड, मतलब लगा 5-6 लोग चले गए आप। रेस्पेक्ट द प्रोस्पेक्ट प्राइवेसी, इफ द प्रोस्पेक्ट इज नॉट प्रेजेंट ओनली फैमिली मेंबर्स office person are present at the time of visit should be end the visit with a request for the prospect to call back। means यहाँ पर बोल रहा है कि अगर इफ नॉट वो नहीं है, केवल फैमिली मेंबर हैं, तो आप नहीं मिले, उनको बोल दें कि हम बाद में आएंगे। प्रोवाइड टेलीफोन नंबर, सुपरवाइजर नेम, कंसर्न बैंक, ठीक है, जो भी और डिटेल कॉन्टेक्ट डिटेल अगर वो कस्टमर मांगता है भाई आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपका मोबाइल नंबर, तो आप दे। लिमिट डिस्कशन विद द प्रोस्पेक्ट टू द बिजनेस, मेंटेन ए प्रोफेशनल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल डिस्टेंस। पता लगा आप गए और वो तो करने लगे और वहां पे जाके आप पूछने लग गए कि भाई आपका ये जो डॉगी है बड़ा अच्छा है, कहाँ से लाए, ठीक है। फिर ये भी बोलते हैं कि एक हमारे लिए मंगा देना, है ना, ये सब चीज नहीं करनी। फिर अगला है अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपीयरेंस एंड ड्रेस कोड, किस ड्रेस पहन के जाए। तो ड्रेस पहनने में क्या है, वेल आयरन ट्राउजर। तो आजकल तो क्या हो रहा है, आप लोग बड़े कंफर्टेबल रहते हैं किसमें, जीन्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब देखता हूँ ऑफिस में 90% लोग जीन्स ही पहन के आते हैं। आते हैं सर, आते हैं, सही बात। आते बात। चलो जब ऑफिसर बन जाओगे तो आओगे, कई लोग ऑफिसर भी होंगे पहले से। चलो आयरन शर्ट, शर्ट स्लीव प्रिफरेबली बटन। तो पता लगा कि जो आपकी शर्ट होती है ना, वो शर्ट में जो आपका ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स यहाँ पर
ऐसे फोल्ड करके रखते हैं, तो उन्होंने कहा फोल्ड नहीं होनी चाहिए, पूरी वहां पर शर्ट्स कैसी होनी चाहिए आपकी, तो पूरी स्लीव से। विमेन के लिए बोला हुआ, वेल इन आयरन फॉर्मल अटायर, साड़ी और सूट। तो कोई मतलब ऐसे से नॉर्मल ड्रेस जो होती हैं, जो लेडीज की ड्रेस होती है, जैसे जीन्स टॉप होता है, टॉप स्कर्ट होता है, तो उनको भी अवॉइड करने की बात। वेल ग्रूम्ड अपीयरेंस, अच्छा अपीयरेंस, ये लेडीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? कोई बताए, लेडीज बताएं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों कह रहा है कि वेल ग्रूम्ड होके जाना है? कोई लेडीज नहीं है क्या क्लास में? सर है। सर पता नहीं सर। सर इसलिए इससे मुझे लगता बोलो, है चलो चलो बोलो। कंफर्ट जोन में रहता है और मतलब बात कर पाता है अपनी। और अगर कोई? वेल ड्रेस पब्लिकली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है सर, इस वजह से थोड़ा। नहीं, इसने तो बोला वेल ग्रूम्ड अपीयरेंस बोला हुआ है। एक एक जनरल एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे जो मेल या मैन होते हैं वो एक नॉर्मल उसमें रहते हैं। लेडीज का क्या है कि कुछ बेसिक्स जो चीजें, जैसे आपका ये कान का, नाक का, लिपस्टिक लगाना, नेल पॉलिश लगाना, ये क्या है, बहुत कॉमन उसमें है। अब पता लगा आप चले गए, आपका नेल पॉलिश जो है 2 महीने पहले लगा था, आधा उतर गया आधा रह गया, है ना? अब जेंट्स तो नेल पॉलिश लगाता नहीं है, तो हमेशा ही वैसा दिखता है। वो तो केवल अपने प्रेस किए हुए कपड़े वगैरह, टाई वगैरह पहन ले, मुंह में थोड़ा कपड़ा मार ले, तो चल जाता है। ठीक है। लेकिन लेडीज के लिए क्या है कि एक अपीयरेंस अच्छा, एक तो होता है हाई मेकअप, तो यहाँ हाई मेकअप की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक प्रॉपर होना चाहिए। ठीक। आपने देखा होगा कि जितने भी सेरेमोनियल वो होते हैं तो उसमें लेडीज एक प्रॉपर ड्रेस में होती हैं, देखा आपने, प्रॉपर साड़ी वगैरह अब वहां पर वो अगर उस तरह ना जाए तो गड़बड़ हो सकती है। चलो, जीन्स एंड टी शर्ट, ओपन सैंडल्स आर नॉट कंसिडर अप्रोप्रिएट। पर आजकल तो एक ड्रेस लेडीज में बहुत चल रही है, जीन्स, और जीन्स के ऊपर वो पहन लेती ना कुर्ता, हाफ हाइट वाला कुर्ता, क्या बोलते हैं उसे? कुर्ता ही बोलते हैं सर, कुर्ती टाइप से ही। कुर्ती टाइप का। अब वहां जीन्स टॉप मना हो गई, लेकिन जीन्स के साथ वो जो थोड़ा मतलब बहुत लंबा नहीं होता है, थोड़ा सा वो कमर से थोड़ा सा नीचे हल्का सा होता है, तो वो बहुत पहनती हैं लेडीज ना। और जो कॉर्पोरेट होता है, तो कॉर्पोरेट में ड्रेस में क्या पहनती हैं लेडीज? ट्राउजर्स कॉर्पोरेट और में तो हाफ कोट टाइप का नहीं होता, एक हाँ। हाफ कोट भी पहन लेती हैं, और ये ब्लैक ब्लैक रंग की वो ट्राउजर होता है पूरा उनका। ठीक है। उसके ऊपर ब्लेजर भी डाल देती हैं। तो ये अलग अलग, लेकिन हमारे हिसाब से एक नॉर्मल ड्रेस में हो उसमें जा सकते हैं। ठीक। हैंडलिंग ऑफ लेटर्स एंड अदर कम्युनिकेशन, अब उनके कोई लेटर्स वगैरह आते हैं तो उनको प्रॉपरली, एनी कम्युनिकेशन सेंड टू द प्रोस्पेक्ट शुड बी ओनली टू द मोड, इन द मोड एंड फॉर्मेट अप्रूव। ये नहीं कि अपने आप ही आपने बना दिया, जो बैंक का एक स्टैंडर्ड लेटर है उसके थ्रू आप करेंगे। ठीक है। चैनल्स ऑफ डिलीवरी इन द बैंक, क्या हमने पढ़ रखा है टॉपिक? बोलिए। यस सर, पढ़ा हुआ है। पढ़ा पढ़ा हुआ है। हुआ है। जो है बैंकिंग प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के चैनल कैसे कैसे है। एटीएम है, नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, रियल टाइम आरटीजीएस है, सिंगल विंडो सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट है, कैश मैनेजमेंट स्कीम है, लिंकिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, पॉस मशीन है, कियोस्क है। तो ये सब चीज़ों से आपका सर्विसेज डिलीवर होती हैं। आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग में क्या, आउटसोर्सिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज थ्रू सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, आउटसोर्सिंग हमने 3 टाइप की पढ़ी थी 3 टाइप की, किसी को याद है? हम्म। बेसिकली जितनी भी सर्विसेज हैं, बिल्कुल। एक तो इन हाउस होती हैं,
एक क्या होती है इन हाउस, एक होती है पार्शियल और एक होती है फुल। तो आउटसोर्सिंग, अगर इन हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं, नो आउटसोर्स। इन हाउस को क्या बोलते हैं, नो हाउस, नो नो आउटसोर्स। पार्शियल माने आधा काम वो कर रहे हैं आधा हम कर रहे हैं, और फुल कि सारा काम वो कर रहे हैं। तो बैंक में बोल रहा है मार्केटिंग एक्टिविटीज को आउटसोर्स करने की बात बता रहा। व्हेन बैंक आउटसोर्स द मार्केटिंग ऑपरेशन में बेसिकली जो कॉल सेंटर नहीं होते, जो क्या करते हैं हर एक को कॉल करते हैं कि आपको हाउसिंग लोन चाहिए, हमारा बैंक का इतना रेट परसेंट हो गया, तो जो वहां से नाम नंबर आ जाता है तब उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं। दे हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल दैट अपॉइंटमेंट ऑफ सच सर्विस प्रोवाइडर डज नॉट कंप्राइज विद द क्वालिटी। पता लगा कि नमस्कार, हम आइडिया से बोल रहे हैं, हम बताएं आपके लिए क्या कर सकते हैं। सुना कभी आपने? हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एक प्रॉपर आपका जो एक बैंकिंग की जो डिग्निटी और इंटीग्रिटी और उसकी जो रेपो है, ब्रांड है, उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। रेगुलेटरी एंड नहीं, एक मिनट, कहाँ रह गया, द बैंक्स एबिलिटी टू मैनेज क्रेडिट, लिक्विडिटी, ऑपरेशन रिस्क। तो यहाँ पर इन सब चीजों को ध्यान रखना। बैंक शुड एंश्योर दैट डीएसए डीएमए डू नॉट ट्रांसफर और मिसयूज एनी कस्टमर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग मार्केटिंग प्रोडक्ट। तो वो उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको, उसका मिसयूज ना करे, उसको ट्रांसफर नहीं करें। जबकि जो डीएसए डीएमए होते हैं उनकी खास बात पता है क्या आपको? आज अगर आप पता लगा आप कार देखने गए हुंडई की, पता लगा कल को आपको फोन आ गया कहां से, मारुति से। मारुति आप गए नहीं लेकिन कॉल आ गई वहां से। तो डीएसए डीएमए क्या होते हैं, ये जितना डेटा होता है उसको क्या करते हैं, दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं या उसको सेल करते हैं। क्यों? अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है। पहले जो ये होता था सिम, अगर आपने एयरटेल के सिम पे कुछ पता किया तो आइडिया वाले का फोन, यूनिनॉर वाले का फोन, इन सब का फोन आ जाता था। क्यों आता था इनका फोन? क्योंकि वो सब आपस में शाम को जब चाय पे बैठते हैं तो वहां पे एक दूसरे का नंबर वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं कि भैया 10 नंबर तू दे दे, 10 नंबर मैं दूं। रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी रिक्वायरमेंट, द आउटसोर्सिंग ऑफ एनी एक्टिविटी। अब इसमें आरबीआई के अकॉर्डिंग आउटसोर्स करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, और कंपनियों के लिए नहीं है आउटसोर्स करना, लेकिन आरबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ रूल्स हैं। आउटसोर्सिंग ऑफ एनी एक्टिविटी बाय बैंक डज नॉट डिमिनिश इट्स, मतलब अगर आपने आउटसोर्स कर दिया तो आपके ऑब्लिगेशन कम नहीं होते। इट्स बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट हैव द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटसोर्स। वो जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप ही को देखना पड़ेगा। द बैंक वुड देयरफॉर बी रिस्पॉन्सिबल for the actions of their service provider including direct sale agent, direct marketing agent and recovery agent and the confidentiality of। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो भी चीजें हैं वो करता है, कोई भी एक्शन किया उनके सर्विस प्रोवाइडर ने, चाहे डीएसए ने, डीएमए ने, रिकवरी एजेंट, इसकी बहुत शिकायतें आती हैं। एंड द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द कस्टमर दैट इज अवेलेबल विद द सर्विस। उस सर्विस प्रोवाइडर के पास जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके साथ कोई भी गलत काम करेगा वो तो बैंक जिम्मेदार होगा। द बैंक शुड रिटेन अल्टीमेट कंट्रोल आउट, और उस पर प्रॉपर कंट्रोल रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइल एनंसिएटिंग द आउटसोर्सिंग पॉलिसी, और जब वो अपनी कोई पॉलिसी बनाए तो स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ द विसेरियस लायबिलिटी। मीन्स इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने अनाउंस किया हुआ है कि भाई जब भी आप पॉलिसी बनाएं, 2006 में उसने अनाउंस किया था कि आपका जो बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट है वो उसकी जो है द प्रिंसिपल ऑफ इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ विकेरियस
लायबिलिटी, यानी उसकी कोई भी लायबिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट। अब आउटसोर्सिंग पॉलिसी बनाने में, ये जो हम आउटसोर्सिंग पॉलिसी का बना पढ़ रहे हैं ना, उसमें से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन आएगा आउटसोर्सिंग पॉलिसी। आउटसोर्सिंग पॉलिसी में से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें बात होती है रोल ऑफ बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। क्या करता है? द बोर्ड और द बैंक और ए कमिटी ऑफ द बोर्ड विद द पावर हैज बीन, जिसको दी गई है तो वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? अप्रूविंग ए फ्रेमवर्क टू इवेलुएट द रिस्क एंड materiality of all existing and prospective outsourcing and the policy that apply to such arrangement। means जो भी आपकी आज भी आजकल existing या कोई न्यू आउटसोर्सिंग पॉलिसी है, उसको इवोल्युएट करने का एक फ्रेमवर्क बनाना, उसको अप्रूव करना बोर्ड का काम है। लेइंग डाउन appropriate approval authorities for outsourcing depending on the risk and materiality। means उसके लिए कोई एप्रोप्रिएट अप्रूवल अथॉरिटी डिसाइड करनी है फॉर आउटसोर्सिंग डिपेंडिंग ऑन रिस्क एंड मटेरियल, कि उसके कितना रिस्क है, कितनी मटेरियलिटी है, उसके लिए आपको एप्रोप्रिएट अप्रूवल अथॉरिटी रखनी है। अंडरटेकिंग रेगुलर रिव्यू ऑफ आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजीज एंड अरेंजमेंट ऑफ देयर कंटिन्यूड रेलिवेंस, सेफ्टी एंड साउंडनेस। तो ये भी आपको अपनी आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी में रेगुलर रिव्यू करना है उसका, ठीक है। डिसाइडिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ मटेरियल नेचर टू बी आउटसोर्स्ड, कौन कौन सी चीज में आपको आउटसोर्स करना है, एंड अप्रूविंग सच अरेंजमेंट, ठीक। सीनियर मैनेजमेंट वुड बी रिस्पॉन्स, सीनियर मैनेजमेंट की, ये ऊपर जो बात हुई थी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई थी? बोलो। रोल ऑफ बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है किसके? सीनियर मैनेजमेंट। देखो कोई भी कंपनी होती है ना, तो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कोई भी काम नहीं करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी काम नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ कह देते हैं क्या करना है। किसको कह देते हैं? जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको कह देते हैं भाई ये काम होना है, ये उन्होंने देखना है कैसे करेंगे, ठीक है। तो सीनियर मैनेजमेंट वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? इवेल्युएटिंग the risks and materiality of all existing and prospective outsourcing based on the framework approved by the board। जो बोर्ड ने फ्रेमवर्क अप्रूव किया उससे, उस फ्रेमवर्क से रिस्क और मटेरियलिटी को इवेल्युएट करना, ठीक है, चाहे वो एग्जिस्टिंग आउटसोर्सिंग हो चाहे वो प्रोस्पेक्टिव हो। डेवलपिंग and implementing sound and prudent outsourcing policies and procedures commensurate with the nature, scope and complexity of, कि जिस आउटसोर्सिंग को आप ले रहे हैं उस आउटसोर्सिंग का नेचर, स्कोप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग आपको साउंड एंड प्रूडेंट पॉलिसीज बनानी है और प्रोसीजर बनाने हैं। रिव्यूइंग पीरियडिकली द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, आपको क्या करना है? रिव्यूइंग पीरियडिकली द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, आपको पीरियडिकली उसको रिव्यू करना है। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द मटेरियल आउटसोर्सिंग रिस्क, रिस्क के बारे में बोर्ड को टाइमली मैनर में कम्युनिकेट करना। एंश्योरिंग दैट कंटिजेंसी प्लान, कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कैसे काम करेंगे, based on realistic and probable disruptive scenario are in place and tested। तो ऐसा कोई contingency plan बनाना है कि अगर ये बात फेल हो गई तो आप कैसे काम करेंगे। ensuring that there is independent review and audit or compliance with existing, जो भी पॉलिसीज आप चल रही हैं उनके लिए इंडिपेंडेंट रिव्यू या ऑडिट कराना, एंश्योर करना। अंडरटेकिंग periodic review of outsourcing arrangement to identify new material outsourcing risk as they are। Thus the board and senior management cannot absolve themselves of risk, मतलब वो अपने आप को, दोनों लोग बच नहीं सकते। कौन कौन? बोर्ड और सीनियर। एनीथिंग गोज रॉन्ग
इन द आउटसोर्स। अगर वहां कुछ भी गलत होता है तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। की रिस्क इन आउटसोर्सिंग, ये क्वेश्चन आपका पक्का वाला है। की रिस्क इन आउटसोर्सिंग मीन्स अगर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से रिस्कों को फेस करना पड़ सकता है। एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। क्या? स्ट्रेटेजिक रिस्क, रेपुटेशन, कंप्लायंस, ऑपरेशनल, लीगल, एग्जिस्ट स्ट्रेटेजी रिस्क। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, तीन तो ये आ जाएंगे, ठीक है, और एक जो होगा वो कोई और रिस्क। जरा इसके अलावा कोई दो तीन रिस्कों के नाम बताना जो ऑप्शन में आ सकते हैं आपके। क्रेडिट रिस्क, वो क्रेडिट रिस्क दे देगा, मार्केट रिस्क दे देगा। बिल्कुल ठीक। और और जब सीआईबी में आओगे तब बताऊंगा। 26 तरह के रिस्क हैं, ठीक है। और उसमें अगर हम मोटा मोटा यहाँ बात करें तो जैसे गैप रिस्क, मिसमैच रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है, और कंट्री रिस्क, और आपका ये कंसंट्रेशन रिस्क हो गया, ठीक है, क्रेडिट आपने बोल दिया, मार्केट बोल दिया। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आ सकती है। एक्सपोजर भी रिस्क है, एक्सचेंज रिस्क है। तो बेसिकली अगर हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक रिस्क ये कैसे होता है? द सर्विस प्रोवाइडर मे कंडक्ट बिजनेस ऑन इट्स बिहाफ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओवरऑल स्ट्रेटेजी गोल्स। जो आपके बैंक का स्ट्रेटेजी है उसको वो डाइल्यूट करेगा तो स्ट्रेटेजिक रिस्क हो जाए। रेपुटेशन रिस्क, कई बार होता है कि सर्विस अगर उसने खराब दे दी तो बदनाम कौन होता है? कंपनी बदनाम। जैसे जितने मोबाइल के सर्विस सेंटर हैं, सर्विस सेंटर को गलती करते हैं तो कौन बदनाम होता है? कंपनी का नाम। इट्स कस्टमर इंटरेक्शन नॉट बीइंग कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल स्टैंडर्ड। बैंक के स्टैंडर्ड से काम नहीं हो रहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार बीएसएनएल के कॉल सेंटर पर वो हुई बात, तो बिल्कुल ठेठ सो कॉल्ड, मतलब ऐसे कह लीजिए कि 10th 12th पास किए हुए बच्चे कॉल सेंटर में थे। तो किसकी रेपुटेशन खराब हुई इसमें? तो बीएसएनएल के हुए। बीएसएनएल की, ठीक है। कंप्लायंस रिस्क, अगर वो प्राइवेसी, कंज्यूमर एंड प्रूडेंशियल लॉ को एडिक्वेटली कंप्लाइड नहीं करेगा तो कंप्लायंस का रिस्क होगा, ठीक। ऑपरेशनल रिस्क अराइजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर, फ्रॉड, एरर, ये सब ऑपरेशनल रिस्क है। इनएडिक्वेट फाइनेंशियल कैपेसिटी टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस एंड और प्रोवाइड रेमेडीज, इनकी वजह से क्या होगा? ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है। लीगल रिस्क इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू एक्सपोजर टू फाइन्स। तो लीगल रिस्क अगर किया तो आपको फाइन पड़ सकता है, पेनल्टी पड़ सकती है, कुछ डैमेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ वो कहता है एज वेल एज प्राइवेट सेटलमेंट ड्यू टू ओमिशन एंड कमीशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स प्राइवेट सेटलमेंट का मतलब है कि कानून ने तो आपको फाइन कर दिया लेकिन आपको भी कुछ सेटलमेंट करने पड़ सकते हैं उस कस्टमर से, ठीक। एग्जिट स्ट्रेटेजी रिस्क, अब इसको सुनना जरा। दिस कुड अराइज फ्रॉम ओवर रिलायंस ऑफ वन फर्म, द लॉस ऑफ रिलेवेंट स्किल इन द बैंक इटसेल्फ प्रिवेंट ऑफ इट्स ब्रिंगिंग एक्टिविटी बैक इन हाउस, contrast entered into wherein speedy exist would be probably prohibitively expensive। मीन्स कि आपका पिछले 10 सालों से 10 ईयर से, जरा मुझे बताएंगे कोई बैंक अभी कोई आउटसोर्सिंग सर्विसेज यूज करता है? हमारा नेशनलाइज बैंक बताओ। आउटसोर्सिंग सर जो बाहर से ऑडिट का करते हैं सर। किसका? ऑडिट 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 आउटसोर्सिंग नहीं, वो तो अलग चीज होगी। वो आउटसोर्सिंग नहीं है, वो तो मैंडेटरी है आरबीआई के अकॉर्डिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब है वो आप आपकी सर्विस कोई और कर रहा हो।
हाँ, कोई ऑडिटर ऑडिट फार्म हमारा सर्विस उनका मतलब अपना काम कर रहे हैं वो आके, आउटसोर्सिंग नहीं तो है, नहीं हुआ। वो आउटसोर्सिंग में नहीं आता। अच्छा, वो तो आरबीआई ने मैंडेटरी किया हुआ है ना, आपको ऑडिट कराना है। बोलो भाई, देखो आउटसोर्सिंग पढ़ रहे हैं हम, आपको सोचना तो पड़ेगा। जितनी देर यहाँ पॉज रहेगा सोचेंगे उतना एग्जाम में याद रहेगा। सर क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए जो आते हैं आउटसोर्सिंग है वो लोग जो बैठते हैं, क्रेडिट कार्ड हुआ और ये म्यूचुअल जो आप फंड। बता रहे हैं ना, ये आपका ध्यान अभी सब लोगों का सिर्फ मार्केटिंग तक है। मैं बात कर रहा हूं आपके वहां जो एटीएम मशीन का सर्विसिंग करने आता है, हाँ वो आउटसोर्स है, आपका अपना इंजीनियर नहीं है। जी सर। ठीक है, आपका जो एटीएम कार्ड प्रिंट होके आता है वो भी आउटसोर्स है। आपने कुरियर वालों को जो काम दे रखा है वो भी आउटसोर्स है आपका। ठीक है, आपने कुछ अपने डॉक्यूमेंट को स्टोरेज करने का काम कहीं दिया किसी को, वो भी आउटसोर्स है। तो यहाँ ये बताना चाह रहा है एग्जिट स्ट्रेटजी रिस्क का मतलब है कि अगर आप 10 साल से एटीएम कार्ड किसी से बनवा रहे हैं या एटीएम कार्ड की मेंटेनेंस या मशीन की मेंटेनेंस, या कई बार क्या होता है आप उसमें करेंसी भी आउटसोर्स से फिट करा रहे हैं, हाँ करेंसी सर, भी। हाँ, तो काफी सारे एटीएम। अचानक 10 साल बाद अगर वो अपना काम बंद कर दे तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी? जो काम कर रहा था अचानक से आपके वहां एक्सपर्टीज नहीं आ पाएगी और वो काम डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी रिस्क। इवेल्युएटिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द सर्विस। तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी कैपेबिलिटी को क्या करना, इवेल्युएट करना। ऊपर कहीं में हमने ये बात पढ़ी थी, बोलो। हमने पढ़ा था कि जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो हमारे सीनियर मैनेजमेंट को बोलता है कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसकी कैपेबिलिटी को समय समय पर क्या करते रहे, इवेलुएट करते रहे। ठीक चेक है, करते रहे। तो यहाँ बोला है इन कंसीडरिंग और रिन्यूइंग एन आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट। अगर आपको नया आउटसोर्सिंग लाना है या एग्जिस्टिंग वाले को रिन्यू करना है, appropriate due diligence should be performed to assess the capability of service provider to comply with the obligation of outsourcing। मीन्स आपको जब रिव्यू करना है वो करना है तो ध्यान से देखो कि क्या पिछले बार इसने काम ठीक किया था या नहीं किया था। ड्यू डिलीजेंस शुड टेक इनटू कंसीडरेशन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, रेपुटेशनल फैक्टर। यहां से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि आउटसोर्सिंग के केस में सर्विस प्रोवाइडर में ड्यू डिलीजेंस में क्या क्या चीजें देखी जानी चाहिए। तो उसने बोला कंसीडरेशन क्या क्या होना चाहिए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड रेपुटेशनल फैक्टर सबको देखना है। बैंक शुड कंसीडर वेदर द सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम आर कंपेटिबल विद इट्स ओन एंड ऑल्सो वेदर their standard of performance including the area of customer service are acceptable to it। उसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या आपके बैंक को एक्सेप्टेबल है या नहीं है। बैंक should also consider while evaluating the capability of the service provider issues relating to the undue concentration of outsourcing arrangement with the single service provider। means यह एक वर्ड आया undue concentration, इसका मतलब क्या है? जो जरूरत नहीं है उस चीज पे ध्यान देना। नहीं, जैसे मैं बताता हूँ कि आप एक कंपनी को पकड़े, उसी को एटीएम का काम दे दिया, उसी को क्रेडिट कार्ड का काम दे दिया, उसी को जो रिकवरी का भी काम दे दिया, उसी को जो है अपने राउटर का भी काम दे दिया। ये अनड्यू कंसंट्रेशन है, मतलब एक ही जगह पे आप गौर किए जा रहे हैं, एक ही
वेंडर पर आपने बहुत सारे काम दे दिए, इसको बोलते हैं अनड्यू कंसल्टेंट। अगर आपको जरूरत है, वो उसके लायक नहीं है, तो आप दूसरे को दो। Wherever possible, the bank should obtain independent review and market feedback on the service provider to supplement its own finding। जो आपने फाइंडिंग करी है उसके साथ मार्केट की फाइंडिंग को भी अटैच कर दीजिए। ड्यू डिलिजेंस हमने किसी और चैप्टर में पढ़ा था। केवाईसी पढ़े हैं सर, ड्यू डिलिजेंस तो पढ़े हैं। केवाईसी किसमें? केवाईसी केवाईसी में उसमें था CDD, CDD, कस्टमर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस Due diligence should involve the evaluation of all available information about the service provider। पता लगा कि आपने उस सर्विस प्रोवाइडर को देखा ही नहीं, आरबीआई ने उसे क्या कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया। ठीक है, आरबीआई ने क्या कर दिया, उसे ब्लैक लिस्ट। ये आपके उसमें ग्रामीण बैंक में, अच्छा कोई कोऑपरेटिव बैंक का है यहाँ पे क्लासमेट्स में? कोऑपरेटिव बैंक का नहीं है कोई? कोऑपरेटिव बैंक में क्या है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, आपके वहां बैंकिंग सॉफ्टवेयर या तो विप्रो का चल रहा होगा या इन्फोसिस का। आपके वहां से कोई ऐसा है जो विप्रो या इन्फोसिस के अलावा किसी के वहां सॉफ्टवेयर चल रहा है? विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस के अलावा? फिनाकल किसका है पता नहीं, हमारा फिनाकल चल रहा है। फिनेकल में दो बातें हैं। फिनेकल है तो इन्फोसिस का, लेकिन कई जगह फिनेकल का पुराना वर्जन विप्रो ने ले लिया है और विप्रो उसको आउटसोर्स कर रहा है। फिनेकल कौन सा वर्जन है आपके यहाँ? 7 बहुत पुराना। 10 फिनिकल 10 सर आ गया। हमारा 7, हाँ 10, पीएनबी वगैरह में 10 चल रहा है, हमारा 7 चल रहा है। तो ड्यू डिलिजेंस है कि आरबीआई ने उसको ब्लैकलिस्ट किया हुआ उस कंपनी को, फिर भी आप उसे काम दिए जा रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंस उसका, कॉम्पिटेंस टू इम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट द प्रपोज एक्टिविटी ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, फाइनेंशियल साउंडनेस एंड एबिलिटी टू सर्विस कमिटमेंट इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, कि अगर कोई विपरीत परिस्थितियों में भी वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसकी बिजनेस रेपुटेशन, कल्चर, कंप्लायंस, कंप्लेंट, आउटस्टैंडिंग और पोटेंशियल लिटिगेशन, सिक्योरिटी एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट कवरेज, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। पॉलिटिकल में क्या होता है कि मान लिया किसी नेता की कंपनी है, आपने एक बार उसे आउटसोर्स कर लिया और फिर आप उसे छुड़ा ही नहीं पा रहे। ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल एनवायरनमेंट, ये सब चीज देखनी है। इन विच सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेट्स एंड अदर इवेंट दैट मे इम्पैक्ट सर्विस परफॉर्मेंस, ensuring due diligence by service provider of its employee। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तक तो हमने ये बात करी कि डीएसए डीएमए में क्या क्या देखना है आपको, अब यहाँ बात करा उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बताते हैं कि कोड बनाए। क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके लिए कोड किसने बनाया है, तो कोड किसने बनाया डीएसए के लिए? आईबीए ने। एंड गाइडलाइंस किसने बनाई है? गाइडलाइंस तो हमेशा आरबीआई बनाता है। बैंक शुड एंश्योर दैट डीएसए डीएमए are properly trained to handle their responsibility with care and sensitivity, particularly on aspects like soliciting customers, hours of calling, privacy of customer information, and conveying the correct terms and condition of the product। चलो ये बड़ा अच्छा है, फिल इन ब्लैंक वाला है। फिल इन ब्लैंक वाला में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिना आंसर देखे हुए
आप लोग इसको आंसर करेंगे। आंसर देख के करेंगे तो सबका नुकसान होता है, आपका तो होगा ही होगा। खैर बोलो पहला हमारे वाला। पास तो है ही नहीं आंसर। एंड आर द चैनल्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग। चैनल्स की बात कर रहा है, नॉन स्टोर रिटेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। DSA and DMA are the channels for non-store retailing। ठीक है, मैं इसके आंसर मैच कर लेता हूँ जरा। सही है सर, कहाँ देखा? बुक है सामने। अच्छा ठीक है, चलो DSA और DMA। अब अभी तो हम लोग इस चैप्टर पे थे तो हमने आंसर दे दिया फटाफट, लेकिन एग्जाम में क्या हमें रिकॉल करता? हाँ, ऑप्शन देखते तो हो जाता शायद। चलो ठीक, ऑप्शन देखते तो हो जाता। ठीक तो है इसमें नॉन चलो। स्टोर रिटेलिंग है तो इससे समझ में आ गया सर। अगला, देयर हैज बीन ए पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है बहुत परिवर्तन आ जाना इन द फंक्शनिंग ऑफ द। कौन सी इंडस्ट्री में आ गया है? मार्केटिंग। नहीं, इंडस्ट्री। बैंकिंग। मार्केटिंग इंडस्ट्री अपनी भी हो बात। सकता है, अब लेकिन बैंकिंग, हम लोग बैंकिंग बैंकिंग का एस्पेक्ट में बात करें। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डायरेक्ट सेलिंग है उसको और क्या बोलते हैं? अभी शुरू में आया था जब हमने एमवे वगैरह पढ़ा था। मल्टी लेवल मार्केटिंग, डिजिटल वाला। नहीं नेटवर्क मल्टी लेवल मार्केटिंग। मार्केटिंग, और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क सेलिंग। ठीक है, इसमें होता है ना मेंबर बनाने पड़ते हैं। द चैलेंजिंग टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन calls for end to combat the growing demands। इसमें क्या बताना है? इसमें fill in the डैश ही blank नहीं नहीं आ दिया। रहा ना। समझ ही नहीं आ रहा। Reorientation, बुक में देखता हूँ एक मिनट जरा, मैं कहाँ fill in the blank। ये टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं ये तो पता लग गया, ये भी समझ में नहीं आया नहीं आ गया सर। डायरेक्ट। कि जो हम DSA DMA रखते हैं उनके लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन पॉलिसी बनाता है। ठीक है, और RBI क्या करता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, प्रिंसिपल वो सब एजेंट की बात है, कौन कौन सी सर्विस हम कर सकते हैं, ये बेसिक है। चीजें तो समझ में आ गई सर, पर ये वर्ड्स जो होते हैं ना वो याद नहीं रहते। द चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन कॉल्स फॉर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर एंड यहाँ पर। ये सेंटेंस आया था एक जगह, कॉम्बैट वाला, कॉम्बैट वाला एक सेंटेंस आया था। इसका आंसर है रीओरिएंटेशन एंड रीस्ट्रेनिंग। रीओरिएंटेशन एंड रीस्ट्रेनिंग, रीओरिएंटेशन एंड रीस्ट्रेनिंग। Challenging technological revolution calls for reorientation and restraining to combat the growing demand। मतलब combat का मतलब होता है उससे लड़ने के लिए, जो growing demand से लड़ने के लिए जो challenging technological revolution है उनको reorientation and restraining की ज़रूरत है। ठीक, banks are able to maintain an effective customer relationship management as a tool for direct selling, direct marketing by creating and maintaining a full-fledged, क्या full-fledged? डेटा डेटाबेस। ठीक है भाई, अगर आपको इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो उसको आपको DSA DMA जो हैं उनसे बाय क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए फुल फ्लैज डेटाबेस। हमने एक जगह पढ़ा था ना कि DSA DMA जो भी बात कर रहे हैं वो बात एक तरह से आपके लिए डेटाबेस की तरह आ रही है। ठीक है, उसको स्टोर करेंगे आप प्रॉपर।
True or false? Service industry like bank and the insurance company have joined hand to market their product to the customer directly. है? Yes, sir, हाँ true है. है. ठीक है, अगला. The term kiosk refers to vending machines where a customer can draw cash anytime. ये भी true है. नहीं, कियोस्क का कियोस्क मतलब में केवल वेंडिंग मशीन से मतलब नहीं है. कियोस्क में आपका इंटरनेट सर्विस हो सकती है, एनी टाइम आपका थोड़ी होगा सर, वो नहीं होगा एनी हाँ, टाइम. चेक डिपॉजिट भी हो सकता है, आपका एटीएम भी हो सकता है, सब कुछ होता है. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि टर्म्स कियोस्क रेफर द वेंडिंग मशीन वेयर ए कस्टमर कैन ड्रॉ और कैश एनी टाइम. तो वो वहां पर केवल ये वाली फैसिलिटी की बात नहीं होती है. कौन सी? कैश की. वहां पर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, सिर्फ वेंडिंग मशीन से मतलब नहीं है. वहां पर कियोस्क का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे आपको बैंकिंग सर्विसेज छोटे से एरिया में प्रोवाइड की वो तो ओनली नहीं बताया ना सर, वो बात थोड़ी होगा. जाती है. कैन ड्रॉ बता रहा है. लेकिन एनी टाइम से गलत हो सकता है, अगर गलत होगा तो. अब वैसे तो एटीएम मशीन में तो एनी टाइम हो सकता है. कियोस्क है ना ये. ये वेंडिंग मशीन है क्या? वेंडिंग मशीन है? ये जो कैश वेंडिंग मशीन होती है ना, कैश एक्सेप्ट करना, डिस्पेंस करना, तो वो सब तो होता ही है ना सर. बस पासबुक भी तो होता है. सब कुछ भी होता है. पासबुक अपडेशन भी होता है. ना वो बोल रहा है अगर ऐसे लिखता ओनली बात होता तो बात अलग है, लेकिन तो कैन बात मतलब अलग हो वो भी जाती. हो सकता है. एनी टाइम से हो सकता है. अगर फॉल्स क्या है, ट्रू या फॉल्स है पता नहीं. फॉल्स दिया हुआ है. तो द टर्म कियोस्क्स रेफर टू वेंडिंग मशीन्स. हाँ सही तो है. सुनो, ये कह रहा है कियोस्क तो पासबुक के हाँ, लिए होता है ना. नहीं नहीं, कह रहा है कियोस्क का मतलब वेंडिंग मशीन होता है क्या, ये पूछ रहा है. इसी वजह से गलत है सर. वो वेंडिंग मशीन हाँ थोड़ी होती है. हाँ, मतलब आप वही है. आगे की बात ही छोड़ दो. हाँ. रेफर्स बोल रहा है ना कि यस. कियोस्क का मतलब क्या वेंडिंग मशीन होता है. नहीं नहीं. कियोस्क का मतलब एक प्लेस होता है जहां पर वेंडिंग मशीन हो सकती है. सारा काम हो जाएगा, जैसे चेक वाला ये सारा वाला नहीं, सब. कुछ मतलब कोई भी बेसिक मैक्सिमम ना. चीजें हाँ. जहां पर हो. ठीक है. जी जी. चलो, ऐसा भी हो सकता है कहीं पर कियोस्क हो, वहां मशीन सिर्फ कंप्यूटर लगा हो, इंटरनेट वाला. यस. ठीक है, तो इसलिए फॉल्स है. डायरेक्ट सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग हैव reduced the opportunities of expansion in bank business. ये तो फॉल्स है गलत है, सर. गलत है फॉल्स है. ये तो. फॉल्स है. ठीक. रिड्यूस. All bank in India are using all the delivery channels as a part of their DS. है नहीं, ऑल. all the delivery channel ऑल बोला है. नहीं, ऑल नहीं, ऑल बैंक नहीं है. all नहीं है, कुछ चीजों में कर रहा है. ठीक. Core banking is an important technique for enabling a customer to use the various e-banking channel as a direct. Core banking is an important technique to enable a customer to use various e-banking channel as direct selling and direct marketing tool. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. देखो, हाँ. ये कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग जो टूल है हमारे पास, वो यूज हो जाता है हमारा कहां पर, जहां पर हम कोर कोर प्रिंसिपल बैंकिंग से. सिस्टम में काम कर रहे हैं. ठीक है. द बैंक शुड रिटेन अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द आउटसोर्स एक्टिविटी. करेक्ट. यस ट्रू. यस. बिल्कुल. ये तो क्योंकि सही अगर है. आपने कंट्रोल नहीं रखा, मतलब अगर वो कॉल भी कर रहा है तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि इसमें कॉल में बात क्या हो रही है. ठीक है. आपको पता है ये जो आजकल ये स्विगी और ये जोमेटो वाले हैं, आप उसमें कॉल मिलाओ तो क्या उससे बात होती है? किससे? जो वेंडर है, वो जो डिलीवरी बॉय है, होती है ना बात.
पता नहीं सर, नहीं पता? यहाँ तो जोमेटो आता नहीं, कहाँ ग्राम। चलो कोई बात। उसमें ऐसा होता है कि जब आप मिलाते हैं ना फोन, तो वो उसका नंबर नहीं होता है, वो कंपनी का नंबर होता है, लेकिन मिलता यस उसको है। तो आउटसोर्स कर रखा ना उसने, लेकिन उसकी एक एक यस कॉल वो लोग सुन रहे हैं। वो कस्टमर से क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको गलत तो नहीं कुछ कह रहा है, सब वो सुनते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो ये टॉपिक भी हो गया। एक टॉपिक और है, वो आज अगली वाली क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है। और इसके बाद जो रात वाला टाइम है, आपको जो रात वाला टाइम है आपके अपने लिए है, चाहो तो वो रिवाइज कर लेना आज। वैसे रिवाइज मत करना, रिवाइज मतलब वो वाले क्वेश्चन रिवाइज मत करो। आप कोई चैप्टर जो पहले हुआ था उसको बहुत फास्ट सुन लो, उसको 2 की स्पीड कर लो। कितनी स्पीड? 2 2 स्पीड 2x। करो। 2 स्पीड का मतलब वो जल्दी हो जाएगा, और उसको सुन लो एक बार। ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। कितने बजे मिलेंगे सर फिर? 7:30 पे। ओके। ज़्यादा